गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 अतिथि तुम कब जाओगे। इसके रचयिता है शरद जोशी, जिनका जन्म 1931 में हुआ था और मृत्यु 1991 में। शरद जोशी की भाषा अत्यंत सहज और सरल है। मुहावरों और हास्य परिहास का हल्का स्पर्श देकर इन्होंने अपनी रचनाओं को सरल बनाया है। प्रस्तुत पाठ तुम कब जाओगे अतिथि में शरद जोशी ने ऐसे व्यक्तियों की खबर ली है जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना कोई पूर्व सूचना दिए चले आते हैं और फिर जाने का नाम ही नहीं लेते, भले ही उनका टिके रहना मेजबान पर कितना ही भारी क्यों ना पड़े। मेजबान का अर्थ होता है जो खातिरदारी करता है, यानी जिसके घर वो है आए हैं। अच्छा अतिथि कौन होता है? वह जो पहले आने की सूचना देकर आए और 1-2 दिन मेहमान नवाजी करके विदा हो जाए, जिसके आगमन के बाद मेजबान वह सब सोचने को विवश हो जाए जो इस पाठ के मेजबान निरंतर सोचते रहे हैं। तो बच्चों, इस पाठ के मेजबान हैं हमारे पाठ के लेखक शरद जोशी स्वयं हैं, और उनके घर भी एक अतिथि आ जाते हैं बिना बुलाए और जिनकी वह आव भगत करते हैं, परंतु वह सोचते हैं कि 1-2 दिन में वो चले जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं होता है। जैसा कि हम भी सोचते हैं कि हमारे घर कोई मेहमान अचानक से आ जाता है तो हमें थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, किंतु यदि वे बताकर आए तो हम पहले से रूपरेखा बना लेते हैं कि किस प्रकार कार्य को करना है या अतिथि को कब समय देना है। परंतु यदि कोई अतिथि बिना बताए आ जाता है तो हमें वह 1 दिन रुक तो अच्छा लगता, उसके बाद हम यही सोचते हैं कि वो कब जाएंगे। तो आइए अब पाठ को शुरू करते हैं। पाठ को बहुत ही रोचक बनाया है। आइए पढ़ते हैं। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि उनके घर जो मेहमान आया है उसे आए हुए 4 दिन हो गए हैं और लेखक मन ही मन सोच रहे हैं, तुम कब जाओगे अतिथि। तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना। इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है, कि यह 4था दिन है। तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की व्यंजनी चट्टान देख ली। तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके। अब तुम लौट जाओ अतिथि। तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती। यहाँ पर लेखक यह कह रहे हैं कि जब उनका अतिथि सिगरेट पी रहा है तब वह उनके सामने कैलेंडर के पन्ने बार बार पलटते हैं। वह यह दिखाना चाहते हैं अपने अतिथि को कि तुम्हें आए हुए 4था दिन हो चुका है और तुम जाने का नाम भी नहीं ले रहे हो। इतनी देर तो जो चांद की यात्रा करने गए थे वे व्यक्ति भी वहां पर नहीं रुके थे जितना समय तुम छोटी सी यात्रा करके आए हो और मेरे घर पर ठहरे हुए हो। अब तो तुम्हारे चरण मेरे घर पर पड़ चुके हैं और काफी दिन भी हो चुके हैं, और जितनी सेवा मैं तुम्हारी कर सकता था वह पिछले 4 दिनों से कर रहा हूँ। अब तुम्हारे जाने का सही समय आ गया है। क्या तुम्हारा अपने घर जाने का मन नहीं करता है। आगे लेखक कहते हैं कि उस दिन जब तुम आए थे मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था।
इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी। लेखक कह रहे हैं कि जब तुम पहले दिन आए थे तब मेरा मन किसी आशंका से घबरा गया था और मेरा बटुआ भी कांप गया था। अर्थात मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मैं एक अतिथि को कई दिन अपने घर पर रख सकूं। लेकिन ये सब होने के बाद भी मैंने तुम्हारा स्वागत किया, तुमसे प्रेम से गले मिला और मेरी पत्नी ने भी तुम्हारी आओ भगत की। और उस दिन हम साधारण खाना खाने वाले, फिर भी तुम्हारे आने पर हमने 2 सब्जी और रायता के अलावा मीठा भी बनाया था। यह सब हमने इसलिए किया था कि अगले दिन तुम सुबह उठकर यह कहोगे कि अब मैं चलता हूं, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे मगर तुम नहीं मानोगे। लेखक कह रहे हैं कि इतना अच्छा खाना खिलाया था क्योंकि हमें लगा था कि तुम अगले दिन चले जाओगे और हम तुमसे रुकने का आग्रह करेंगे, परंतु तुम नहीं रुकोगे और जबरदस्ती कहोगे कि नहीं मुझे काम है, अब मैं चलता हूँ, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। हमने ऐसा सोचा था और तुमने भी ऐसा नहीं किया। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न रहे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहां से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है, जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था जो तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। आगे लेखक कहते हैं कि दूसरे दिन भी हमें जो तुम्हारे रुकने से दुख हुआ वह भी हमने तुम्हारे सामने प्रकट नहीं किया और जितना स्वागत सत्कार हम कर सकते थे अगले दिन भी हमने अच्छा भोजन बनाया और रात को तुम्हें फिल्म दिखाने भी ले गए और इसके आगे हम किसी भी मेहमान के लिए नहीं बढ़े थे, तो इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। इसके बाद मुझे लगा कि तुम अगले दिन जाने के लिए कहोगे और हम तुम्हें स्टेशन पर छोड़ने जाएंगे, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। लेखक कह रहे हैं अतिथि को आए हुए 2 दिन बीत चुके हैं और वे जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेखक को समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या करे, क्योंकि लेखक की आर्थिक स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं है। इसलिए अब तीसरे दिन का वर्णन पढ़ते हैं। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, तुमने अर्थात अतिथि ने लेखक से कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह आगात अप्रत्याशित था। अप्रत्याशित का मतलब होता है जिसके बारे में सोचा ना हो, अचानक से ऐसा हो जाना। और इसकी चोट मार्मिक थी। मार्मिक यानी मर्मस्पर्शी, दिल को छूने वाली। जैसे ही अतिथि ने लेखक को कहा कि वह धोबी को कपड़े देना चाहते हैं, तो लेखक सोच में पड़ गया। तुम्हारे सामीप्य की वेला एकाएक यूं रबर की तरह खिंच जाएगी, इसका मुझे अनुमान न था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। लेखक कह रहे हैं कि जैसे ही तुमने लॉन्ड्री में देने की बात की तो मैंने सोचा कि लगता है अब तुम काफी दिन रहने वाले हो। जिस अतिथि को हम भगवान मानते हैं वह भी हमें राक्षस के समान लगने लगता है। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। मैंने कहा, मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। कहाँ है लॉन्ड्री? चलो चलते हैं, मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। कहाँ जा रहे हो? पत्नी ने पूछा। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी हो गईं। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था, पर अब जब ये बड़ी होती हैं तो मन छोटा होने लगता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों ठहरेगा। लेखक को जब अतिथि ने कहा कि लॉन्ड्री पर चलते हैं, तो लेखक ने बनियान पहन रखी थी और ऊपर से कुर्ता डाल लिया।
अचानक ही उनको जाते हुए उनकी पत्नी ने देख लिया और पूछ लिया कि कहाँ जा रहे हो। तब लेखक ने कहा कि कपड़े लॉन्ड्री पर देने जा रहे हैं। जो मध्यम वर्गीय लेखक अपने कपड़े स्वयं घर पर ही धोकर काम चलाता था, अब अतिथि के कपड़े लॉन्ड्री पर देने जा रहे हैं, तो पत्नी को बहुत ही आश्चर्य हुआ और साथ में इस बात की भी आशंका हुई कि अतिथि काफी दिनों तक ठहरने वाला है। लेखक कह रहे हैं कि जिस पत्नी की आंखें कुछ बरस पूर्व देखी थी, तो वे उनकी आंखों में इतना खो गए थे कि उनके साथ उन्होंने अपना जीवन बिताने का वादा कर लिया था और निर्णय ले लिया था कि वे इसी से शादी करेंगे। अब शादी होने के बाद जब उनकी आंखें तो ऐसी बड़ी होती हैं, तो लेखक को अच्छा नहीं लगता है और उनको ऐसा लगता है कि ये आंखें डर से बड़ी हुई हैं कि अतिथि अधिक दिनों तक ठहरेगा। उनकी पत्नी को जो आशंका थी वह निर्मूल नहीं थी। अतिथि तुम जा नहीं रहे, उनकी पत्नी निर्मूल यानी बिना कारण ही आशंका नहीं थी, क्योंकि अब वह कपड़े धोने दे रहे हैं, अर्थात वह यहीं रुकने वाले हैं। यानी तुम अतिथि तुम नहीं जा रहे हो, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर भी आ गए हैं और तुम यहीं हो। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवट पड़ी चादर बदली जा चुकी है और तुम यहीं हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे, अब दिखाई नहीं पड़ते। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनलों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। अब इसे ना तुम हिला रहे हो न मैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय चुक गए। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया। अब एक चुप्पी है। सौहार्द अब सने सने बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही हैं, पर तुम जा नहीं रहे हो। लेखक कह रहे हैं कि जिस चादर पर तुम लेटते हो वह चादर भी धुलकर दूसरी चादर बिछा दी गई है। पहले तुम्हें देखकर प्रसन्नता होती थी, अब केवल मैं नकली प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूँ। पिछले 2-3 दिनों तक तो हम साथ बैठकर हंसी मजाक करते थे, परंतु अब वह हंसी मजाक भी कहीं खो गया है। बातचीत शुरू होती है परंतु थोड़ी सी होकर खत्म हो जाती है, अर्थात सभी कोनलों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप हो जाती है। यानी कि जब बात शुरू होती है लेकिन कोई नई बात करने के लिए नहीं होती है, तो वापस खामोशी का वातावरण हो जाता है। मैं भी कल से उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम भी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। उसके अलावा हमारे पास किसी विषय पर चर्चा ही नहीं बची है। हमने सारी बातें कर ली हैं, बचपन की बातें कर ली हैं, रिश्तेदारों की बातें कर ली हैं, पुरानी प्रेमिकाओं की बातें भी कर ली हैं, और जो तुम्हारे प्रति मन में भावनाएं थी अब वो भावनाएं न होकर गालियों का रूप ले रही हैं। यानी कि तुम्हें गाली देने का मन कर रहा है, पर फिर भी तुम नहीं जा रहे हो। किसी अदृश्य गोंद की तरह तुम यहाँ चिपक गए हो। मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि? कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये? मैंने कंधे उचका दिए। क्या कह सकता हूँ? मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी, बनाओ। सत्कार की उष्मा समाप्त हो चुकी थी। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। लेखक कह रहे हैं कि सारी बातें वह अतिथि से कर चुके हैं, फिर भी कोई भी ऐसी बात नहीं बची है जो उन दोनों के बीच में ना हुई हो। अतिथि को भी यह समझ नहीं आ रहा है कि हमें भी अब उनका रुकना अच्छा नहीं लग रहा है। लेखक कह रहे हैं कि उनकी पत्नी ने आखिर पूछ ही लिया, कब तक टिकेंगे ये? तो लेखक ने भी कंधे ऊंचे करके कह दिया कि भाई मुझे नहीं पता। कई दिनों से लेखक और उनकी पत्नी अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर लेखक को अतिथि को खिला रही थी, परंतु ऐसा कब तक चलता? लेखक भी मध्यम वर्गीय परिवार से है, तो रोज रोज तो वो अच्छा व्यंजन नहीं बना सकते हैं, साधारण खाना ही खा सकते हैं। इसलिए उनकी पत्नी ने कहा कि मैं आज खिचड़ी बना रही हूँ। तो लेखक कह रहे हैं कि जो अतिथि के लिए अच्छा खाना बनता है
वह भी आज नहीं बना और अच्छा खाना खिलाने के बाद अब हम खिचड़ी पर आ गए, परंतु अतिथि ने जाने का नाम नहीं लिया। आगे लेखक कहते हैं कि यदि तुमने अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान किया तो हमें उपवास तक जाना पड़ेगा। अर्थात लेखक कह रहे हैं कि यदि तुमने अब जाने का निर्णय नहीं लिया तो हमें अगले दिन यह कहना पड़ेगा कि आज व्रत है, आज घर में खाना नहीं बनेगा। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है। तुम जाओ ना अतिथि, कि अब तुम्हारे मेरे संबंधों में भी एक संक्रमण आ गया है, अर्थात कोई ना कोई रुकावट आ रही है जिससे हमारे संबंध टूटने का डर है। अब यही अच्छा समय है कि तुम चले जाओ। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, मैं जानता हूँ, दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। हमने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया, कारण कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़ें। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। आगे लेखक कहते हैं कि मैं जानता हूँ अतिथि कि तुम्हें मेरे घर पर बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरों के घर तो अच्छा लगता ही है, टाइम से चाय मिलती है, टाइम से खाना मिलता है, सारी चीजें टाइम से मिलती हैं, हमें कुछ भी करना नहीं पड़ता है, तो अच्छा तो लगता ही है। हर व्यक्ति को घर में अच्छा लगता है, तभी तो घर को स्वीट होम कहा जाता है। परंतु यदि तुम्हारे जैसे अतिथि सबके घर आ जाएं तो घर की स्वीट होम खराब हो जाती है। इसलिए शराफत भी कोई चीज होती है। तुम्हें आए हुए 4 दिन हो चुके हैं, बेहतर होगा कि तुम चले जाओ, वरना सामने वाले को गेट आउट कहना भी आता है और वह यह बोल सकता है। परंतु लेखक कहते हैं कि वह ऐसा नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि इससे संबंध खराब हो जाते हैं। और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा और लड़खड़ा जाऊंगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। देवता दर्शन देकर लौट जाता है और तुम लौट जाओ अतिथि। इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे, उसके पूर्व तुम लौट जाओ। आगे लेखक कहते हैं कि आज रात तो तुम खर्राटे मारकर यहाँ सो लो, परंतु जब अगले दिन सूर्य की किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी तो वह तुम्हारा 5वां दिन होगा। वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मान पूर्वक निर्णय ले लेना। अर्थात जब सूर्य की किरण तुम्हारे कमरे में पड़े, जब वह तुम्हारे शरीर पर आए, तो तुम यह सोचना कि आज तो तुम्हें घर जाना ही है और मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। अर्थात यदि तुम कल नहीं गए तो कल मुझे हारकर यह कहना ही होगा कि तुम अब चले जाओ। अब मैं और ज्यादा दिन तुम्हें नहीं रख सकता हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। मैं लड़खड़ा जाऊंगा। अर्थात जो हमने पहले पढ़ा था कि उनका जो बटुआ कांप गया, तो यहाँ पर लेखक मध्यम वर्गीय परिवार से है और वह नए सदस्य को अधिक दिन तक घर में नहीं रख सकता है। आगे लेखक कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता के समान होता है, पर मैं तो मनुष्य हूँ। मैं कोई तुम्हारी देवता नहीं हूँ। एक देवता और मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रह सकते। देवता का यह फर्ज होता है कि वे मनुष्य को दर्शन देकर लौट जाए। जब मैंने तुम्हें देवता कहा है तो तुमने मुझे दर्शन दे दिए हैं और मैंने तुम्हारे दर्शन कर लिए हैं। अब तुम्हें लौट जाना चाहिए। इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। अर्थात मैं तुम्हारी इज्जत करता रहूंगा और मैं मनुष्य हूँ। यदि मैं अपनी वाली पर आ जाऊं, यानी मनुष्य वाली पर आ जाऊं, इससे अच्छा है कि तुम लौट जाओ। अर्थात लेखक कह रहे हैं कि मैं तुम्हें जाने को कहूँ क्योंकि अब मैं तुम्हें अधिक दिन अपने घर पर नहीं रख सकता हूँ। इससे बेहतर है कि तुम लौट जाओ और मुझे तुम्हें जाने के लिए कहना ना पड़े। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि। अंत में लेखक यही कहते हैं कि यह सब उन्होंने अतिथि को कहा नहीं है, ऐसा वह सब सोच रहे हैं
कि यह सब मुझे कहना ना पड़े और अतिथि समय पर चला जाए। अंत में लेखक दुखी होकर कह रहे हैं कि उफ, तुम कब जाओगे अतिथि, अब तो मैं इतने दिन घर पर रखकर बहुत ही कष्ट झेल चुका हूँ। मेरे घर की जो स्वीटनेस थी वह भी तुमने खराब कर दी है। अब मैं इसे और खराब नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि तुम लौट जाओ। इस प्रकार लेखक ने ऐसे लोगों के बारे में बताया है जो किसी के भी घर अधिक दिनों तक टिके रहते हैं और उनके घर में दखल अंदाजी करते हैं। तो इस पाठ को पढ़ने से ऐसे लोगों को कुछ तो सबक मिलेगा। इस प्रकार हमारा पाठ समाप्त होता है।